बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन और आज हम इसके MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस और उसके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको फिर से मैं याद करा दूं, एक तो मैं आपको बोर्ड पे साथ साथ बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, साथ आपको साइड पे PDF की सूरत में या इमेज की सूरत में आपको आंसर मिलता भी जाएगा। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपके लिए आसानी हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा आपको समझा दूँ कि पूछा क्या गया है, आंसर क्या होगा। बाकी लिखने और याद करने वाला काम आप उस नोट्स से कर सकते होते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 154, एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 1, which other atom is almost always present along with the carbon atom in all organic compound? कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ लाजमन कौन सा दूसरा एटम लगा होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन। तो आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। MCQ नंबर 2, Which other metal can be used to reduce alkyl halide? अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए हम निकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेकिन उसके अलावा हम मैग्नीशियम को भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन, Mg। नंबर 3, इफ naphtha undergoes a combustion reaction, what product do you expect it to form? बुनियादी तौर पर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेफ्था जिसको कहा जाता है। अगर वो कंबस्शन करेगा यानी केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट इसमें से निकलेगी, एक्सपेक्ट क्या करेंगे? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर 4, why does a mixture of zinc and hydrochloric acid act as a reducing agent? कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराओगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट क्यों करेगा? क्योंकि जाहिर है जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक हो गया। नंबर A, बिकॉज जिंक इज अ reducing agent. Number 5, which alkane will evolve the most amount of heat when it is burned with oxygen? 4 अल्केन गिवन है, ईथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इनमें से कौन सा अल्केन है जो बर्न करने पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? एन ब्यूटेन। वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन में जो चेन है उसमें नंबर ज़्यादा होंगे, लॉन्ग चेन होगी तो फिर उसके बर्निंग पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई अल्केन? अल्केन कौन सा रिएक्शन नहीं देता? अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता। एडिशन रिएक्शन। Which hydrocarbon is responsible for the explosion in coal mines? जो कोल की कान होती है, कोयले की जो कान होती है उसमें धमाका करने के लिए ताकि कोयले को निकालना आसान हो, कौन सी जो है ना, कौन सा हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल होता है? मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। नंबर 7, which product will be formed when ethyl bromide is treated with zinc HCl? अगर एथाइल ब्रोमाइड को जिंक HCl के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं रिएक्शन एक दफ़ा आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। CH3CH2Br, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, बुक कहते हैं कि या जिंक के साथ या HCl के साथ, जो हमें इजी लगे। तो सबसे पहले ये जो बुनियादी तौर पर है ना, जिंक और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करेगा और पीछे हमारे पास बचेगा
CH3 CH3, ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास बनेगा और नतीजतन हमारे पास बनेगा जिंक ब्रोमाइड, ठीक हो गया। ये हमारा टारगेट है CH3 CH3 यानी इथेन, ठीक हो गया, जिसको कहते हैं इथेन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो हेलोजिनेशन में इंक्लूड नहीं है? दैट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग हेलोजन का पार्ट नहीं है। नंबर 10, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न प्रोपेन। प्रोपेन को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 5 मोल। आंसर है 5 मोल्स। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स MCQs थे। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कराऊंगा और उसके बाद जो है ना हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप अच्छी तरह जानते हैं, ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कार्बन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे जो पीरियोडिक टेबल में शामिल हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्योरली लिविंग सोर्स है, उसके अलावा लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है, जबकि इनऑर्गेनिक हमें मिलता है जो नेचर में आसानी से मिल जाते होते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। ऑर्गेनिक की एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स वगैरह। इनऑर्गेनिक में हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह शामिल है। नंबर 2, वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा तादाद में क्यों है? नंबर 1 केटेनेशन, नंबर 2 आइसोमरिज्म, नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, नंबर 5 कार्बन कार्बन के दरमियान लॉन्ग चेन। सो बहुत सी वजूहात है, आपको आंसर बोर्ड पे भी और साथ PDF में भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस को हम एक कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाए तो क्या कुछ बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनेगी। इक्वेशन भी आपके सामने है। ये है कंबस्शन, तो नतीजतन हमारे पास ये 3 चीजें बनेंगी, ठीक हो गया, आंसर भी आपको मिल जाएगा। नंबर 4, हाउ नेफ्था इज डिकम्पोज्ड। जो नेफ्था नामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, इसको हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जियोलाइट नामी कैटलिस्ट की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो बुनियादी तौर पर ये 5 to 10 कार्बन वाले अल्केन या अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट डाउन द मोलेक्युलर स्ट्रक्चरल एंड कॉन्डेंस फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का मोलेक्युलर, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्डेंस फार्मूला, ये तीनों हमसे पूछा गया है। आपको आंसर बुक में भी मिल जाएगा, उस पर भी नोट्स में भी, लेकिन आपको मैं बता भी देता हूँ। सबसे पहले जो आइसोब्यूटेन है ये हमारे पास है C4H10, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका जो मोलेक्युलर फार्मूला है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूले की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक हो गया। और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 7 और हाइड्रोजन 10, ठीक है। लेकिन हम इसको ऑब्वियसली करेंगे उसमें कॉन्डेंस में करेंगे, ठीक हो गया। कॉन्डेंस में करने के लिए हम बुनियादी तौर पर क्या करेंगे, 3 तरीक़ाकार करेंगे। H3C CH, या हम इसको सेंटर में लिखेंगे, और CH3 CH3, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया कॉन्डेंस्ड।
ठीक है। और अगर हम आइसो की बात कर लेते हैं तो हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा मैं चेंज भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एन नहीं है, आइसो है। तो देखें कार्बन के साथ ब्रांच लाजमन है, तो ये देखें ये जो है ना, ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक हो गया। अगला देखिए, हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल फॉर अस। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए यूजफुल क्यों, कैसे है? हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, क्लॉथ के लिए, वुड लकड़ी के लिए, इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए, बहुत से केमिकल्स के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। नेचर में एग्जिस्ट करने वाले 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखिए। मीथेन, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, सेलुलोज, कोलेस्ट्रोल और भी बहुत सारे हैं। गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड आपके पास आपकी बुक में गिवन है, उसका आपने इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के मुताबिक, IUPAC के मुताबिक उसका नाम आपने लिखना है। मैं आपको तरीक़ाकार पहले भी बता चुका हूँ बेटा, दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जो आपकी बुक में भी गिवन है। CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक हो गया। और से ज़रा बात को समझेगा। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 जो लाइन में है, चेन में, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब ये है फंक्शनल ग्रुप। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नियर बाय यहां पे है, इधर तो ये तो दूर है, ये नियर है, तो यहां से शुरू की 1 2 3 4। जिसमें 4 कार्बन हो उसका नाम होगा ब्यूट, उसका नाम होगा ब्यूट। अब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा एन, ब्यूटेन। यहां तक ओके हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका नाम है मिथाइल, तो फिर इसके नाम के शुरू में लगेगा मिथाइल ब्यूटेन। आखिरी बात, मिथाइल लगा कहां पे है? कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गई बात? 2 मिथाइल ब्यूटेन जिसको कहा जाता है। लास्ट, हाउ डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर? सिंपल वजह है बेटा, जो कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक है ना, ये है गैस। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 10 तक है लिक्विड। कार्बन नंबर 11 से लेके ऑनवर्ड CN, मैं यहां N लिख देता हूं, बहुत ज्यादा हो सकता है, ये होंगे सॉलिड। तो जाहिर है जो जो आप नीचे आते जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाओगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते जाओगे, उसी हिसाब से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बारी है। व्हाई डू अल्केन शो लिटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर रिएजेंट? अल्केन लेस रिएक्टिव है, उसकी वजह क्या है? देखिए मैं मिसाल के तौर पर एक सिंपल अल्केन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, फिर आपको बात समझाता हूं। समझाने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए मिसाल के तौर पर यह है मेरे पास प्रोपेन। अब सब में है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनमें से कोई भी बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है? तो जब आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ऐड भी नहीं होगा या मुश्किल से होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेस रिएक्टिव कहलाते हैं। नंबर 2, व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस इन एयर एक्सप्लोड? कि जो एयर और नेचुरल गैस को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये एक्सप्लोड क्यों करेगा? क्योंकि बुनियादी तौर पर यहां पे कंबशन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हीट, और वो हीट की वजह से वो एक्सप्लोड कर जाते हैं, यानी धमाका होता है। हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगी ना वो वीक होगी, इनऑर्गेनिक में स्ट्रांग होगी। तो इसीलिए ऑर्गेनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इनऑर्गेनिक का ज्यादा होगा।
Number 4, reaction of alkane with chlorine takes place in the presence of sunlight. What is the role of sunlight in the reaction? अल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट वहां पे क्या रोल प्ले करेगा देखें। अब ये है लेस रिएक्टिव। अब सनलाइट ना इसको मजबूर करेगी कि ये अपना बॉन्ड तोड़े। ये जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके साथ आके लगेगा क्लोरीन। तो सनलाइट क्या किरदार अदा करती है, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाती है, यानी उसको एनर्जी देके उसके बॉन्ड को तोड़ देती है। हाउ डू यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन दैट ऑफ आइसोब्यूटेन? कि जो एन ब्यूटेन जिसमें तमाम कार्बन चेन की सूरत में होंगे, आइसोब्यूटेन जिसमें कार्बन ब्रांच की सूरत में होंगे, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जो आपके पास होगा ना स्ट्रेट चेन, ये देखें, ये है आइसोब्यूटेन और ये है एन ब्यूटेन। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, इसमें वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगी उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। जिसमें वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगी उसको तोड़ना आसान होगा, तो उसका जाहिर से बात है बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट जनरली सोल्यूबल इन वाटर? सिंपल जवाब है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉन पोलर, वाटर है पोलर, तो पोलर में नॉन पोलर या नॉन पोलर में पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होता है। अब बारी है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आप अपनी बुक निकालें और आपके पास बुक है पेज नंबर 156 और 156 में पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि इसमें 2-4 चीजें लिखवाने वाली है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आम डेली लाइफ में क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको लिखवा देता हूं। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 वुड, नंबर 3 फूड, नंबर 4 मेडिसन, नंबर 5 बिल्डिंग मटीरियल, नंबर 6 डिफरेंट केमिकल्स, like rubber, टर्पीन एटसेट्रा। ठीक हो गया। और उसके अलावा और इसमें फ्यूल है, वुड है, फूड है, मेडिसन है, बिल्डिंग मटेरियल है और डिफरेंट केमिकल्स है जैसे रबर वगैरह, टारपीन वगैरह। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से हासिल होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज कार्बन सो इंपॉर्टेंट एज एन एलिमेंट दैट द होल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इट? कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी एक ब्रांच इसके ऊपर बेस करती है? आंसर है पेज नंबर 126, इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 126, इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ, उसमें इसका कंप्लीट आंसर है। अगला देखिए, अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन डज नॉट बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप बट ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन डस।
कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होगा वो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एक्ट नहीं करेगा, जबकि जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड होगा वो एक्ट कर सकता है एज आ फंक्शनल ग्रुप। अब उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि लिखवाने वाला है। नंबर 4 का आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का आंसर है। अच्छा जी, अल्केन हैव ओनली single bond between carbon carbon and carbon hydrogen. These bonds are non-polar and very strong. Therefore, they are inert and cannot act as a functional group. While alkene and alkyne have double and triple bond between carbon and carbon and carbon and hydrogen respectively. They are more reactive and act as a फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गई बात? जो अल्केन है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा भी तो मुश्किल से टूटेगा, बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। जबकि जो आपके पास अल्कीन और अल्काइन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, वो बुनियादी तौर पर है वीक बॉन्ड, आसानी से टूट जाएगा, रिएक्ट करेगा, तो वो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अल्कीन, पेज नंबर 147 टॉपिक 11.2, पेज 147 टॉपिक 11.2। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ अ कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन इज यूजफुल फॉर अस, पेज नंबर 152 टॉपिक का नाम है कंबशन, लास्ट का पेज नंबर 152 टॉपिक का नाम है कंबशन। क्लियर हो गई बात? ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप फर्दर चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।